आज के दिन इल्हाम का निकाह था और घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। इल्हाम के मामू की फैमिली जिनमें उनकी बीवी, बेटा वलीद और इल्हाम के नाना शामिल थे, लाहौर से एक दिन पहले ही आ चुके थे। खतीजा भी फुप्पो और अपने शौहर ज़ुबैर के साथ आज के दिन सुबह-सुबह घर पहुंची थी। वलीद और ज़ुबैर अबू बकर के साथ मिलकर छोटी-मोटी तैयारियां देख रहे थे। निकाह शाम के वक्त था, जबकि खतीजा ने दिन के 3 बजे इल्हाम और हीरा को अबू बकर के साथ पार्लर भेज दिया था। बड़ी बहन होने के नाते वो हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर रही थी। हालांकि निकाह बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था। उमर के घर से सिर्फ 6 लोग आ रहे थे, जिनमें उमर, उसकी वालदा और वालिद, ज़ीशान और उसकी बहन और वालदा शामिल थे। वो एक ही बार शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद अबू बकर और खतीजा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। टीवी लाउंज को उन सब ने मिलकर खूबसूरती से सजाया था। घर ज़्यादा बड़ा न था, जिसकी वजह से अबू बकर ने किसी शादी हाल में अरेंजमेंट करने को कहा था, लेकिन इल्हाम अपनी ज़िंदगी का नया मोड़ अपने खुद के घर में लेना चाहती थी, जिस पे वो खामोश हो गया था। शायद लड़कियां अपने घर के मामले में ऐसी जज्बाती होती हैं। लाउंज में मजीद कुर्सियां लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। इल्हाम तैयार हो चुकी थी और हीरा उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। ऑफ वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक, उस पे हल्का गोल्डन मोतियों का काम हुआ था और ऑफ वाइट दुपट्टा जिसके चारों तरफ कम कम लैस लगी हुई थी। अच्छे से सर पे सेट किए, बालों का जूड़ा बनाए, इसमें से 2 लिट्टें निकाली गई थी जो चेहरे पर झूल रही थी। नफीस सी गोल्डन चूड़ियाँ, गले में नाजुक सी गोल्डन चैन पहने, हाथों में टिक्की नुमा मेहंदी सजाए और पाँव में गोल्डन पेंसिल हील पहने, नफासत से किए मेकअप में वो आज कोई अलग ही रूप लिए खड़ी थी। वो चेहरा जो कभी किसी ना महरम के लिए ना सजाया गया हो, वो जब महरम के लिए सजाया जाए तो चेहरे पे नूर आसमानों से आता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई खूबसूरत ना लगे? और ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि हकीकत है। इल्हाम के निकाह का जोड़ा, जूते और बाकी मेहंदी से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ उमर की वालदा खुद इल्हाम को सौंप कर गई थी। हीरा ने इल्हाम से मैचिंग कलर की शॉर्ट फ्रॉक के नीचे प्लाजो पहन रखा था और दुपट्टे को हिजाब की सूरत में ले रखा था। अब वो दोनों पार्लर में बैठी अबू बकर के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में अबू बकर ने इल्हाम को बाहर आने का मैसेज किया था। बाहर जाने से पहले हीरा ने सबसे पहले उसको चादर करवाई थी और बड़ा सा घूंघट निकलवाया था और उसका हाथ और फ्रॉक पकड़कर बाहर लाई थी, जहाँ सामने अबू बकर गाड़ी के पास हाफ वाइट कमीज शलवार पहने, कमीज के बाजू फोल्ड किए खड़ा था। उनको देखकर उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था और वो दोनों अंदर बैठ गई थी, जबकि अबू बकर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। इल्हाम बच्चे, हीरा कहाँ है? हमने तो उनको आपके साथ भेजा था। ये आपकी कौन सी दोस्त है? अबू बकर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए इल्हाम को मुखातिब किया था। मकसद हीरा को चेहरे पे मौजूद मेकअप पे छेड़ना था। हीरा का मुंह खुला रह गया, जबकि इल्हाम ने अपना घूंघट जरा सा हटाकर कंफर्म किया कि क्या वाकई हीरा की जगह कोई और लड़की है, और हीरा को देखकर मिरर में अबू बकर को देखा था और सारी बात समझकर फिर से घूंघट नीचे करके बैठ गई थी। वो जानती थी अब घर तक इनकी लड़ाई जारी रहनी है। मैं लग इतनी प्यारी रही हूँ कि आप मेरे हुस्न की ताब ही नहीं ला सके और दिमाग पे असर हो गया, हीरा ने आंखें झपकते हुए जवाब दिया था, जबकि गाड़ी में अबू बकर का कहका उभरा था, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्वाब अच्छा है। वैसे हम डॉक्टर सर्जरी करके बंदे को इतना तब्दील नहीं कर पाते, लेकिन ये ब्यूटी सैलून वाले तो क्या से क्या बना देते हैं। अबू बकर ने जल्दी पे मजीद तेल डाला था। अच्छा छोड़े, ये बताएं मेहमान आ गए हैं? हीरा ने मौजू बदलने में ही आफियत जानी थी। नहीं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, अबू बकर ने गाड़ी घर के आगे खड़ी करते जवाब दिया था। मेहमान आ चुके थे। मर्द हजरात ड्राइंग रूम में, जबकि औरतें लाउंज में बैठी थी। इल्हाम अपने कमरे में बैठी थी। हीरा उसके साथ मौजूद, उससे ज़बरदस्ती मुख्तलिफ पोज बनवाकर पिक्चर्स ले रही थी। खतीजा ने निकाह शुरू होने की खबर दी थी। इल्हाम की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। उसका नाम किसी और के साथ जुड़ने वाला था। थोड़ी देर में अबू बकर खुद निकाह के पेपर्स हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ था। इल्हाम ड्रेसिंग के पास खड़ी कुर्सी पर बैठी थी। अबू बकर उसके पास आया था और उसके पाँव के पास नीचे बिछी कारपेट पे पलटी मारकर बैठ गया था। इल्हाम ने नासमझी के आलम में अपने भाई को देखा था। अबू बकर में हाथ में मौजूद पेपर्स को गोद में रखकर दोनों हाथों से इल्हाम की गोद में मौजूद उसके हाथ थामे थे। मेरी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है, इतनी खूबसूरत कि दुनिया की सब दुल्हनों की खूबसूरती उसके सामने मानद पड़ जाए। अबू बकर ने इल्हाम को मुस्कुराते देखते तारीफ की थी। इल्हाम ने उसकी आंखों में नमी महसूस की थी। वो मुस्कुराई थी। भाई, मैं दुनिया की खूबसूरत दुल्हन नहीं हूँ, बस मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। इल्हाम ने उसके हाथों पे हल्का सा दबाव डालते हुए कहा था। इल्हाम बच्चे, शुक्रिया। तुमने कभी अब्बू का और मेरा सर झुकने नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी वजह से हम हमेशा सर उठाकर चले हैं। तुमने हमें कभी किसी कड़े इम्तिहान में नहीं डाला। तुम हमेशा एक अच्छी बहन और अच्छी बेटी बनी हो। तुम सोच रही होगी मैं इस टाइम ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। वो हल्का सा हंसा था। मैं समझता हूँ एक बहन जब सारी ज़िंदगी फूंक फूंक कर कदम रखती है कि इसकी वजह से उसके भाई और उसके बाप का सर ना झुके, तो फिर हर भाई का फ़र्ज़ है कि शादी के दिन बहन के पाँव में बैठकर बताए
کہ اسے اس پر فخر ہے۔ وہ بول رہا تھا اور الہام کو اپنے گال پر نمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں وہ رو رہی تھی، ہاں اس نے کر دکھایا تھا۔ اللہ نے اس کو اپنے باپ اور بھائی کے سامنے سرخرو کر دیا، اور تم نے میری بار تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پاس کھڑی خدیجہ نے ماحول میں موجود سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے ابو بکر سے گلہ کیا تھا۔ آپ کی بار اتنی سمجھ نہیں تھی، آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی کر دیتا ہوں۔ ابو بکر نے خدیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے آفر کی تھی۔ چھوڑو بس، زیادہ سیریس نہ ہو، ہماری دلہن پہلے ہی رو پڑی ہے، میک اپ خراب کر دے گی۔ خدیجہ نے گلہ کرتے ہوئے ابو بکر کو شکایتی نظر سے دیکھا تھا۔ الہام خدیجہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میک اپ تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن آج کا دن واپس نہیں آئے گا۔ لیکن آج کے دن کی ساری باتیں ہمیشہ خوبصورت یادوں کی طرح میرے ساتھ رہیں گی۔ آج کے دن کے اظہار محبتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ لڑکیوں کو اپنے نکاح کے دن میں سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے اپنے دستخط ہوتے ہیں، لیکن میں جب اس دن کو یاد کروں گی مجھے سب سے پہلے اپنے بھائی کا اپنے پاؤں میں بیٹھنا یاد۔ سب بھائی کہاں اپنی بہنوں کو ایسی یادیں دیتے ہیں۔ وہ بہت عقیدت سے ابو بکر کو دیکھ رہی تھی جو اسے نم آنکھوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ وہ صرف اس کا بھائی نہیں تھا، وہ شبیر عالم کی غیر موجودگی میں الہام کے لیے باپ بھی بن جاتا تھا۔ عائشہ بیگم کی غیر موجودگی میں وہ اس کی ماں بھی بن جاتا تھا۔ خدیجہ کی شادی کے بعد وہ بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بڑی بہن بھی بن گیا تھا۔ ہیرا جب آس پاس نہیں ہوتی تھی وہ اس کا دوست بھی بن جاتا تھا۔ باقی سب نے صرف اپنے اپنے کردار نبھائے تھے، لیکن ابو بکر نے بھائی ہونے کے ساتھ وقت پڑنے پہ باقی سب کے کردار بھی نبھائے تھے۔ ابو بکر نے اپنے ہاتھ میں موجود الہام کے ہاتھ پہ پیار کیا تھا۔ خدیجہ کے پاس کھڑی ہیرا کی آنکھوں نے ان بہن بھائی کو دیکھ کر نمی پکڑی تھی۔ وہ حیران تھی، اس نے تو ہمیشہ مرد کا عاشق ہونا لکھا پڑا تھا، اس نے کبھی مرد کا بھائی ہونا لکھا نہیں پڑا تھا۔ اس نے عاشق کا عورت کے پاؤں میں بیٹھنا پڑا تھا، اس نے کبھی بھائی کا بہن کے پاؤں میں بیٹھنا نہیں پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مرد کو صرف عاشق ہی کیوں دکھایا جاتا ہے۔ چلو اب ذرا اصل کام کی طرف آتے ہیں۔ الہام کے ہاتھ چھوڑ کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس نے گود میں موجود پیپرز اٹھائے تھے۔ الہام بچے، آپ کا نکاح عمر فاروق ولد حامد اعظم کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ابو بکر نے الہام کی طرف دیکھ کر مولوی صاحب کے بتائے گئے کلمات دہرائے تھے۔ الہام کے دل کی کیفیت بدلی تھی، ایک بے نام سی کیفیت جس کو آج تک کوئی بھی لڑکی نام نہیں دے سکتی تھی۔ خدیجہ نے پیچھے سے الہام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا جس پہ الہام نے دھیمی آواز میں قبول ہے بولا تھا۔ ابو بکر نے 2 بار پھر سے ویسے الفاظ دہرائے تھے جن کا الہام نے پھر سے جواب دیا تھا۔ اب ابو بکر اسے پیپرز پر سائن لے رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر سائن کر رہی تھی۔ سائن مکمل ہو چکے تھے اور وہ عمر فاروق کی زوجیت میں جا چکی تھی۔ ایک آنسو گال سے ہوتا ہوا نیچے گرا تھا۔ ابو بکر نے اٹھ کر اس کے سر پر پیار کیا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ اب خدیجہ اور ہیرا اس سے مل رہی تھی اور عائشہ بیگم کے ساتھ عمر اور ذیشان کی والدہ بھی کمرے میں آ کر الہام سے مل رہی تھی۔ نکاح کے بعد گھونگھٹ میں الہام کو باہر لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا گیا تھا اور اب عمر کو بھی اس کے ساتھ بٹھانے کے لیے ابو بکر کو سلانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر اور ولید عمر کے ساتھ آئے۔ سفید رنگ کی کاٹن کی قمیض شلوار پہ سرمئی رنگ کا بلیزر پہنے، قیمتی گھڑی پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ عمر کو آتے دیکھ ہیرا نے الہام کے پاس سے اٹھ کر اس کے لیے جگہ چھوڑی تھی اور عائشہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ عمر کی والدہ نے اٹھ کر عمر کا ہاتھ پکڑ کر اسے الہام کے ساتھ بٹھایا تھا۔ الہام کے دل کی دھڑکن جو پہلے ہی تیز تھی اس کے پاس بیٹھنے پہ اور تیز ہوئی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو گھونگھٹ کے باوجود وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا کندھا الہام کے ساتھ مکس ہوا تھا۔ الہام سمٹی تھی۔ یہ خوبصورت احساس تھا۔ کل تک جس انسان کے لیے اکیلے میں بھی اس کو دیکھنا گناہ تھا، آج وہ سب کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھنے کا حق رکھتا تھا، اور وہ جو ہر دل عزیز تھا وہ اس کے ساتھ اس کا محرم بن کر بیٹھا تھا۔ وہ جو کسی کی بھی چاہ ہو سکتا تھا وہ اس کا تھا، جس کی خوشبو کسی کی بھی خواہش ہو سکتی تھی وہ خوشبو اس کو حاصل تھی، جس کی آواز کسی کی بھی جستجو ہو سکتی تھی وہ آواز اس کی دسترس میں تھی۔ اللہ نے اسے بے پناہ چاہے گئے مرد سے نوازا تھا۔ باری باری سب لوگ ان کے پاس بیٹھ کر دونوں کو سلامی وغیرہ دی اور ساتھ مٹھائی بھی کھلا رہے تھے، لیکن الہام کو گھونگھٹ کی وجہ سے نہیں کھلا پا رہے تھے۔ الہام کی جگہ آپ لوگ مجھے مٹھائی کھلا سکتے ہیں، ابو بکر نے الہام کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سب ہنسے تھے اور اس نے ہیرا کو الہام اور عمر کے ساتھ اپنی پکچر لینے کا کہا تھا۔ مغرب کی اذانوں کو کچھ دیر ہوئی تھی۔ مرد حضرات نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ الہام کو خدیجہ اس کے کمرے میں لائی تھی تو ہیرا پہلی نماز ادا کر رہی تھی۔ الہام اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے الہام سے سیکھا تھا ذاتی مفاد کے لیے کبھی نماز نہیں چھوڑنی۔ یہی وجہ تھی کہ میک اپ کی پرواہ کیے بنا وہ ماحول کی رنگینی کے باوجود نماز ادا کرنے کے لیے اندر آ گئی تھی۔ ہیرا نے نماز ادا کرنے کے بعد الہام کو پاس موجود کرسی پر پریشان بیٹھے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، الہام کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ امی نے بھی بولا کہ عمر نماز پڑھ کر آئیں گے تو ان کو مجھے دیکھنے کے لیے میرے کمرے میں بھیجیں گے، انہوں نے ابو سے بات کر لی ہے،
تو इसमें इतना मुंह बनाने की क्या ज़रूरत है, वो अब शौहर है तुम्हारे। वैसे ये मशवरा मैंने और उमर भाई की अम्मी ने ही आंटी को दिया था, हीरा ने शोख अंदाज में जवाब दिया। और हाँ, अब उमर भाई को देखने दो, कज़ा नमाज पढ़ लेना, हीरा ने मज़ीद कहा था। हाँ, मैं यही सोचकर नमाज नहीं पढ़ रही कि शायद उनको मुझे दुल्हन के रूप में देखने की ख्वाहिश हो। लड़की तैयारी तो अपने शौहर के लिए होती है। अल्लाह तो कहता है अपने बाद अगर किसी को सजदा करने का कहता तो वो औरत को उसके शौहर को करने का कहता। अल्लाह की मोहब्बत में इंसान का ख्याल ना करें तो सारी इबादतें ज़ाया हो जाती हैं। इल्हाम बोल रही थी जब हीरा ने इल्हाम को आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया था जहाँ अबू बकर और उमर खड़े थे। इल्हाम और हीरा को उनके आने की खबर तक नहीं हुई थी। अचानक हीरा की नज़र पड़ी थी जिस पे उसने इल्हाम को आगाह किया था। इल्हाम दरवाजे की तरफ मुड़ी थी, नज़रें मिली थी, वक्त थम गया था। आज इल्हाम की नज़र उसको देखकर झुकी नहीं थी, आज उस पर नज़र रखने का हक रखती थी। और ना आज उमर ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरी थी। अबू बकर और हीरा दरवाज़ा बंद करके चले गए थे। उमर की नज़र इल्हाम के चेहरे पर थी। किसी को पहली बार देखना, वो इस कैफियत को कुछ नाम नहीं दे पा रहा था। बस उसके दिमाग में एक सोच थी कि उसे ज़मीन पर मौजूद बेहतरीन औरतों में से एक से नवाज दिया गया था। इल्हाम ट्रांस से बाहर आई थी और उसने नज़रें झुकाई थी, जिस पर उमर भी नॉर्मल कैफियत में आया था। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? उमर हाथ कमर के पीछे बांधे 2 कदम आगे चल कर आया था। मैं ठीक हूँ, इल्हाम ने बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया था। आप क्या मेहमानों को बैठने के लिए नहीं कहा जाता? उमर ने उसकी घबराहट दूर करने के लिए मजाक का सहारा लिया था। आप प्लीज़ बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप भी बैठ जाएं, उमर ने कुर्सी पर बैठते हुए उससे कहा था। वो बेड के कॉर्नर पर जाकर बैठ गई थी। आपको पता है मम्मा जब आपके लिए मेरा रिश्ता मांग कर गई तो मुझे कहा उमर मैं तुम्हारे लिए एक परी पसंद कर आई हूँ। मैं अपनी माँ की बात से इत्तेफाक करता था क्योंकि जब मैंने आपको पहली बार आपको खुद को चादर में ढांपे देखा और मुझे देखकर फ़ौरन नज़रें नीचे करते देखा तो मुझे आप वाकई ज़मीनी मखलूक नहीं लगी थी। पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियाँ पर्दा करती होंगी लेकिन मेरा पहला सामना आपसे हुआ। शायद आपने पर्दा ना किया होता तो मैं एक निगाह भी न डालता, तब मैं आपको कोई नाम न दे सका। फिर जब मम्मा ने कहा परी तो मुझे लगा हाँ आप वाकई ज़मीन की नहीं, अब तो कोई परी हैं। अभी दरवाजे पे आपकी बातें सुनी तो मेरे कदम ज़मीन पे नहीं रहे। देखने के तो मैं ज़मीन पर था लेकिन मैं हवाओं में था कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। अगर आप मुंह धो भी लेती तो मुझे फ़र्क न पड़ता, मुझे आपको देखने दिया जाता, मेरे लिए बहुत था। आप मुझे हर रूप में प्यारी लगती। चलिए अब मैं चलता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपनी जगह से उठा था जबकि इल्हाम अपनी जगह पे बुत बनी बैठी थी। वैसे सुने, दरवाजे के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर उसने इल्हाम को मुखातिब किया था। इल्हाम ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। मुमकिन नहीं आपको लफ्ज़ों में ढालना, आप वुसअत सुखन से बढ़कर हसीन हैं। उसने उसके लिए शेर पढ़ा था और इल्हाम ने नज़रें झुकाई थी। और आप पे ये मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है और माजरत कि मैं आपके लिए मुंह दिखाई का तोहफ़ा नहीं ला सका, वो रात तक आपको मिल जाएगा। और वो दरवाज़ा खोल कर चला गया और वो उठकर उस कुर्सी पे बैठी थी जहाँ से थोड़ी देर पहले उठकर चला गया था। रात का खाना सब मेहमानों ने अच्छे माहौल में खाया था। उसके बाद बारी बारी सब रुखसत हो गए थे। इल्हाम की रुखसती 2 महीने बाद तय पाई थी। आयशा बेगम और आलम शबीर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे जबकि इल्हाम लाउंज में बैठी अबू बकर का इंतज़ार कर रही थी जो किसी काम का बताकर बाहर चला गया था। रात के 11 बज रहे थे कि अबू बकर की गाड़ी के हारन की आवाज़ आई। इल्हाम दरवाज़ा खोलने के लिए गई थी। अबू बकर ने गैराज में गाड़ी खड़ी की और फिर मेन गेट खुद बंद किया था। फिर गाड़ी से एक डब्बा और कुछ सफ़ेद फूल जिनके साथ अभी भी टहनियाँ मौजूद थी और उनको लाल रिबन से बांधा गया था, उनको इल्हाम को दिया था। इल्हाम ने चीज़ें पकड़ते हुए अबू बकर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। तुम्हारे 8 घंटे पहले बने शौहर ने अपनी 8 घंटे पहले बनी बीवी के लिए तोहफ़ा भेजा है। अबू बकर ने उसके सर पे हल्की सी चिपत लगाते हुए जवाब दिया था। लेकिन अम्मी अब्बू, इल्हाम ने परेशानी से अबू बकर को देखा था। उनको पता है, मैं बता कर गया था और उमर ने पहले मुझसे इजाज़त ली थी। अब वो तुम्हारा शौहर है, उसका तुम पर उतना ही हक है जितना हमारा हक है। अबू बकर ने कंधे से पकड़कर उसे अंदर लाते हुए कहा था, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, मैं उमर के साथ चाय पीकर आया हूँ, अब आराम करूँगा और तुम अपना तोहफ़ा देखो। वो शरारत से कहता हुआ अपने कमरे की जानिब गया था जबकि इल्हाम ने सोफे से कुशन उठाकर मारा था जो कि अबू बकर के जल्दी से दरवाज़ा बंद करने पे दरवाजे को लगा था। इल्हाम ने कमरे में जाकर बॉक्स खोला था। उसमें बहुत खूबसूरत नफीसा टी पिंक कलर का स्कार्फ था जिसके चारों तरफ मोती लगे थे और उसके साथ बड़ा खूबसूरत सा कार्ड निकाल कर उसने खोला था। इसमें खूबसूरत उर्दू खताती में तहरीर दर्ज थी, लिखा बहुत मुबारक हो ज़ौजा, और उसके नीचे उसने अपना नाम लिखा था, उमर फारूक। वो तहरीर पढ़कर अपना दायां हाथ दाहिनी आंख पर रखकर मुस्कुराई थी और फिर उसने 6 सफ़ेद फूल जिन पर लाल रिबन लगा था उठाकर हाथों से छुए थे, लेकिन वो सफ़ेद फूलों का मतलब नहीं समझ पाई थी।